हेलो एवरीवन, रिंकी इन्वायरमेंटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013। शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्ट इज पोश एक्ट 2013। P means prevention, O means of women, 4 S means sexual, H for harassment act 2013। सितंबर 1992 में कार्यस्थल पर सबसे विवादास्पद और क्रूर बलात्कार का केस राजस्थान राज्य सरकार की एक महिला कर्मचारी के साथ हुआ था, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। वो महिला कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करती हुई बाल विवाह को रोकने की कोशिश कर रही थी। बाद में विशाखा नाम की संस्था ने माननीय उच्चतम न्यायालय में इस केस के संबंध में याचिका दायर की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1997 में विशाखा दिशा निर्देश विशाखा गाइडलाइंस के रूप में निर्देश जारी किए थे। विशाखा गाइडलाइंस यानी कि विशाखा दिशा निर्देश में सेक्सुअल हरासमेंट को माना गया है या तो फिजिकल कांटेक्ट यानी कि शारीरिक संपर्क, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, इस तरह की इच्छा या मांग प्रकट करना, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, अश्लील भावभंगी में दिशाना, शोइंग पोर्नोग्राफी और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंटैक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। इन्हीं विशाखा गाइडलाइंस के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट ने ईयर 2013 में एक्ट बनाया, जिसका नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इज बाउंड टू अस। हमारे लिए बाध्य है। इंडियन गवर्नमेंट सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ संरक्षण हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए बाध्य है, क्योंकि भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक कन्वेंशन पे प्लेज ली है। वो कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों पर को ख़त्म करने पर सम्मेलन। इस कन्वेंशन पे इंडिया ने प्लेज ली है 25 जून 1993। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है यौन उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण हमारे लिए बाध्य है, क्योंकि भारत सरकार ने 25 जून 1993 में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर आयोजित सेमिनार में इस बाबत वचन दिया है। ये सेमिनार था कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसी सेमिनार के आर्टिकल 11 में साफ लिखा गया है कि महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होने के कारण रोजगार में समानता की मूल भावना का उल्लंघन होता है। यौन उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो यही कारण था ये एक्ट इसीलिए लाया गया, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट से जो वुमेन के फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसको नहीं मिलते। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 और 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसमें लिखा गया है। सेकंड है आर्टिकल 19
पार्ट 1G, जिसमें लिखा है राइट टू प्रैक्टिस देयर ओन ट्रेड और बिजनेस, व्यापार का अभ्यास करने का अधिकार। और आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी, गरिमा के साथ जीने का अधिकार। ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं, ये उसको नहीं मिलते अगर एक लेडी के साथ, एक वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती है वर्क प्लेस पे। इस एक्ट को लाने के और भी कारण हैं। वो कारण है नंबर ऑफ वुमेन इन्वॉल्व इन वर्क प्लेस इज इंक्रीजिंग, कार्यस्थल में शामिल महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। दूसरा कारण है वुमेन हैव बीन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि महिलाएं संगठित क्षेत्र के साथ साथ असंगठित क्षेत्र में भी काम कर रही हैं। और थर्ड रीज़न है टू इंश्योर अ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर द वुमेन थ्रू दिस लॉ इट वॉज फेल्ट ऑब्लिगेटरी बाय वुमेन, सरकार द्वारा भी महसूस किया गया कानून के माध्यम से महिलाओं के लिए एक सक्षम कार्य वातावरण सुरक्षित करना चाहिए। विशाखा गाइडलाइंस और इस एक्ट में एक अंतर है कि विशाखा गाइडलाइंस आर लिमिटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए ट्रेडिशनल ऑफिस, यानी कि विशाखा दिशा निर्देश पारंपरिक कार्यालय की स्थापना के लिए ही सीमित हैं, जबकि इस अधिनियम में, इस एक्ट में एनी प्लेस विजिटेड बाय एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स, स्टेडियम्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन आर कवर्ड, यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में संगठित और असंगठित अस्पताल, नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थान, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर और परिवहन सहित रोजगार के दौरान कर्मचारी द्वारा भ्रमण की गई कोई भी जगह, ये सब जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं, सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है अ क्लियर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हैज़ बीन क्लैरिफाइड, यानी कि एक स्पष्ट नियोक्ता कर्मचारी संबंध स्पष्ट किया गया है इस एक्ट में। और तीसरा डिफरेंस है देयर शुड बी नो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ एट एनी वर्क प्लेस। इस एक्ट के सेक्शन 3.1 में कहा गया है कि किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। पर्पस ऑफ द एक्ट, अधिनियम का उद्देश्य टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ वुमेन्स सेक्सुअल हरासमेंट एंड सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स एट द वर्क प्लेस एंड फॉर मैटर्स रिलेटेड टू इट, यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए और इसके साथ जुड़े मामलों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। फोकस ऑफ द एक्ट, अधिनियम का फोकस। इस एक्ट का मेन फोकस है प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल। प्रोहिबिशन या निषेध, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस को इलीगल कहा गया है, इलीगल बनाया गया है। सेकेंड इज़ प्रिवेंशन, यानी कि निवारण। इस तरह के मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं कि वुमेन के साथ वर्क प्लेस पे किसी तरह की सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। एंड रिड्रेसल, इसके अंदर ऐसे मेजर्स अपनाए गए हैं कि किसी लेडी के साथ, किसी वुमेन के साथ अगर वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट हुई है तो उसको रेमेडी दिलवाना, कंपनसेशन दिलवाना। एप्लीकेबिलिटी, दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, यानी कि संपूर्ण भारत में ये अधिनियम लागू है। और दूसरी चीज़, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ मोर देन 10 एम्प्लॉयज़, प्रत्येक संगठन जिसमें 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं
वो संगठन जो है, उन संगठनों पे ये अधिनियम लागू होता है। डेफिनेशन ऑफ एग्रीव्ड वुमेन अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में पीड़ित महिला की परिभाषा के अनुसार एवरी वुमेन वर्किंग फॉल्स अंडर इट्स प्रीव्यू, यानी कि कार्य करने वाली प्रत्येक महिला इसके दायरे में आती है। इट डजंट डिपेंड ऑन द एज ऑफ वुमेन और स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उम्र या रोजगार की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है ये एक्ट। और थर्ड इज बी इन पब्लिक और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट और हैव क्लाइंट्स। ये वो महिला किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाली हो सकती है, या क्लाइंट यानी कि ग्राहक भी वो हो सकती है। विजिटिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स और रिक्रूटर्स इन हॉस्पिटल्स। स्कूल कॉलेज की छात्रा हो या हॉस्पिटल में भर्ती कोई रोगी हो, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। या डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू श्रमिक भी इस एक्ट के दायरे में आते हैं। डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर, नियोक्ता की परिभाषा। एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज, एस्टैब्लिशमेंट, इंस्टीट्यूशन, ब्रांच और यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। If not specified, any person responsible for the management, supervision or control of workplace or anyone reaching the workplace, they will be called as employer. Workplace, कार्यस्थल, any place visited by employee arising out of during द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। कर्मचारी द्वारा रोजगार के लिए किसी भी जगह जाना, परिवहन सहित। वर्क प्लेस, कार्यस्थल, कर्मचारी द्वारा रोजगार के लिए किसी भी जगह जाना, परिवहन सहित, ये सब कार्यस्थल माने जा सकते हैं, वर्क प्लेस माने जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क प्लेस यानी कि कार्यस्थल के उदाहरण जो हैं वो हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित या असंगठित क्षेत्र, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी संगठन, प्राइवेट सेक्टर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, फैसिलिटीज़, ड्वेलिंग, निवास या घर, ऑफिस पार्टीज, ऑफ साइट्स, ट्रेनिंग, क्लाइंट मीटिंग्स, ट्रैवल फॉर ऑफिस पर्पस और एनी अदर प्लेस वेयर वन विजिट्स इन कोर्स ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। कोई भी जगह जहाँ किसी भी तरह के रोजगार के लिए जाना हो, ये सब वर्क प्लेस के एग्जाम्पल हैं, कार्यस्थल के उदाहरण हैं। डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार यौन उत्पीड़न की परिभाषा। इसमें इंक्लूडेड है फिजिकल कॉन्टैक्ट यानी कि शारीरिक संपर्क, अ डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर्स, इस तरह की इच्छा या मांग प्रकट करना, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, अश्लील भाव भंगिमा दिखाना या फिर शोइंग पोर्नोग्राफी। Similarly, any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature, for example, leering, झुकाव, telling dirty jokes, making sexual remarks about a person's body, etc. These are included in sexual harassment. वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए एक कमेटी या समिति गठित की जाती है जिसका नाम है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या आंतरिक परिवाद समिति। ये वहाँ होती है कमेटी जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम से कम 10 हों। दूसरी चीज़, इस कमेटी के पास सिविल कोर्ट्स की पावर होती हैं एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए। थर्ड थिंग, कमेटी कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश भी कर सकती है अगर शिकायतकर्ता जो है वो अनुरोध करे कंप्रोमाइज़ करने का, तो ये कमेटी कंप्रोमाइज़ करवाने की कोशिश भी कर सकती है।
समिति के सदस्य, मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉय। समिति में एक चेयरपर्सन होगा या जिसको अध्यक्ष कहते हैं, जो कि कोई भी सीनियर वुमेन एम्प्लॉय हो सकती है। 2 मेंबर्स होंगे और ये मेंबर कोई भी वुमेन एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जो कि विच आर कमिटेड टू कॉज ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध होंगे और सामाजिक और कानूनी ज्ञान या अनुभव रखती हों। और एक सदस्य होगा किसी एनजीओ से हो सकता है, और या फिर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित व्यक्ति भी हो सकता है। कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न की शिकायत। घटना की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर घटनाओं की श्रृंखला के मामले में अंतिम घटना की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर एक लिखित शिकायत 6 प्रतियों में देनी होगी। ये शिकायत पीड़ित व्यक्ति स्वयं भी दे सकता है और उसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है, अगर पीड़ित व्यक्ति शारीरिक या मानसिक अक्षमता या मृत्यु के कारण शिकायत करने की स्थिति में नहीं है। शिकायत में क्या होना चाहिए? डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हुआ है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, डेट, टाइमिंग, रिस्पोंडेंट नेम और पार्टीज वर्किंग रिलेशनशिप, जो रिस्पोंडेंट है उसका रिलेशनशिप क्या है। समिति इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को शिकायत लिखने में शिकायत करने वाली पीड़ित महिला की सहायता करनी चाहिए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो शिकायत करने की अवधि है, इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर अंदर जो शिकायत करनी है, उस अवधि को इससे अधिक नहीं बढ़ा सकती है। शिकायत निवारण के लिए प्रावधान। अब शिकायत आने के बाद क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसमें यह है कि रिटन रिपोर्ट इज़ नेसेसरी इन ईच ऑप्शन, लिखित रिपोर्ट ज़रूरी है। और सबसे पहले समझौता करवाने की कोशिश करनी है, कॉन्सिलेशन की कोशिश करनी है। पूछताछ शुरू करने से पहले इस मामले को सुलझाने के लिए पहले पीड़ित महिला के अनुरोध पर समझौता करवाया जा सकता है, और समझौते में किसी तरह का मौद्रिक लेन देन नहीं होगा, यानी कि पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा और न ही कोई जांच की जाएगी। फिर है कंप्लेंट की इंक्वायरी के लिए किसी भी पर्सन को पूछताछ और जांच के लिए बुलाया जा सकता है, और डॉक्यूमेंट्स की भी पूरी तरह से जांच की जाएगी। कमेटी प्रोसीजर, समिति की प्रक्रिया 90 दिनों के अंदर अंदर जांच या इंक्वायरी पूरी करनी होगी। 60 दिनों के अंदर अंदर जो कमेटी है उनकी रिकमेंडेशंस पर पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा, और अगर कमेटी सही समझे तो शिकायतकर्ता से बात करके मामला पुलिस को भी सौंप सकती है। पुलिस रिपोर्ट, समिति को आईपीसी के तहत, इंडियन पीनल कोड के तहत आपराधिक कार्यवाही के लिए पुलिस को 7 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। और यौन उत्पीड़न एक अपराध है और एम्प्लॉयर अपराध की रिपोर्ट पुलिस को करने के लिए बाध्य है। अगर एम्प्लॉयर कमेटी की रिकमेंडेशंस को नहीं मानता है तो उस केस में फाइन 50,000 रुपीज़ का होगा, और बार बार उल्लंघन करने पर विभागीय जांच भी हो सकती है, लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। और where the number of employees are less than 10, the Act provide for setting up of local complaint committee, that is LCCC, in every district by district officer, यानी कि जहाँ कर्मचारियों की संख्या 10 से कम है वहाँ जिला अधिकारी जो है वो स्थानीय शिकायत कमेटी, स्थानीय शिकायत समिति जिसकी शॉर्ट फॉर्म है LCC, उसकी स्थापना करता है। शिकायत निवारण के लिए ये भी प्रावधान है
की पूछताछ 90 दिनों के भीतर पूरी कर लेनी चाहिए। जितनी भी इंक्वायरी है, जितनी भी जांच है, वो सब 90 डेज़ में कंप्लीट करनी है। इंक्वायरी रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस। इंक्वायरी पूरी होने के 10 दिनों के अंदर अंदर जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसको अपनी रिपोर्ट, एक रिटन रिपोर्ट जो है वो एम्प्लॉयर को और जितने भी इस केस से कंसर्न पार्टीज़ हैं उनको उपलब्ध करवानी चाहिए। अगर कमेटी इस कंक्लूज़न पर पहुंचती है कि जितने भी एलिगेशंस रिस्पोंडेंट के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति ने लगाए हैं वो साबित नहीं हुए, तो जो एम्प्लॉयर है वो रिकमेंड कर सकता है कि रिस्पोंडेंट के खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जाएगा। और अगर कमेटी इस कंक्लूज़न तक पहुंचती है कि रिस्पोंडेंट के खिलाफ आरोप साबित हो रहे हैं, तो ये जो है रिकमेंडेशंस देगी कमेटी एम्प्लॉयर को कि क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए। पनिशमेंट फॉर द रिस्पोंडेंट इफ़ एलिगेशंस प्रूव्ड, यानी कि रिस्पोंडेंट के खिलाफ जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो प्रूव हो जाते हैं, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो वो पनिशमेंट उस कंपनी के सर्विस रूल्स यानी कि सेवा नियमों के तहत हो सकती है। अगर सेवा नियम नहीं है तो रिटर्न अपॉलजी या फिर वार्निंग या फिर चेतावनी, इस तरह के प्रोविज़न्स हैं। या फिर जो उसकी प्रमोशन है उस पर रोक लग सकती है, जो भी उसको इंक्रीमेंट मिलना था उस पर रोक लग सकती है। इसके साथ साथ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि उसके रोज़गार की समाप्ति भी हो सकती है। अंडरगो काउंसलिंग, कम्युनिटी सर्विस, और इसके साथ साथ सामुदायिक सेवा के लिए भी उसको कहा जा सकता है, उसकी काउंसलिंग भी करवाई जा सकती है। और उसकी सैलरी में भी डिडक्शंस हो सकती हैं, और सैलरी में डिडक्शंस करके जो की जाती है वो इसलिए की जाती है ताकि जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको मेंटल ट्रॉमा हुआ है या फिर पेन, सफरिंग या मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं या लॉस ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए उसको पेमेंट की जा सके। और पेमेंट करते टाइम उसकी रिस्पोंडेंट की जो इनकम है, फाइनेंशियल स्टेटस है, उसका ध्यान रखा जाता है। और अगर वो अमाउंट नहीं पे करता तो द अमाउंट कैन बी रिकवर्ड एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व के बकाया के रूप में भी वसूला जा सकता है। नेक्स्ट इज़ फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट, यानी कि रिस्पोंडेंट के खिलाफ अगर एलिगेशंस प्रूव नहीं होते हैं तो दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि शिकायत साबित करने में पर्याप्त प्रमाण प्रदान करने में अक्षमता, यानी कि किसी तरह के प्रूफ्स या फिर सफिशेंट एविडेंसेस जो हैं वो कलेक्ट नहीं हो पाए थे, इस वजह से एलिगेशंस प्रूव नहीं है। तो इस केस में तो कंप्लेनेंट के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर कंप्लेनेंट किसी तरह के फॉल्स या मैलिशियस कंप्लेंट करता है, यानी कि फेक या मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स पेश करता है, तो ये एक क्राइम माना जाता है। इस तरह के मामलों में जो समिति है वो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट जो एम्प्लॉयर को सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकती है। और जहाँ इस तरह के नियम नहीं है, इस तरह के सर्विस रूल्स नहीं बने हैं, तो वहाँ किसी भी अन्य निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। ये है ब्रीफ प्रोसेस पूरी इंक्वायरी का। तो जितनी टोटल इंक्वायरी दिस विल बी कंप्लीटेड इन 6 स्टेप्स। जांच की पूरी प्रक्रिया 6 स्टेप्स में पूरी होगी। स्टेज 1 रिसीट ऑफ द कंप्लेंट, मतलब कंप्लेंट रिसीव होगी। स्टेज 2 प्लानिंग केयरफुली। स्टेज 3 इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे। स्टेज 4 रीजनिंग एनालाइज किया जाएगा, जिसमें
सारी फाइंडिंग्स को, और स्टेज 5 फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस दी जाएंगी, और स्टेज 6 रिपोर्ट राइटिंग की स्टेज है। तो दिस इज़ द ब्रीफ प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी। This is the brief procedure of the act. Firstly, there is incidence of sexual harassment. तो सेक्सुअल हरासमेंट के होने के 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो रिटन कंप्लेंट जो है आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास जाती है। तो यहाँ पे कंप्लेंट जाने से पहले जो कंप्लेंट कमेटी जो है वो कॉन्सिलेशन की यानी कि समझौते की कोशिश भी कर सकती है, अगर कंप्लेनेंट यानी कि शिकायतकर्ता चाहे तो। इसके अलावा कमेटी इंटरिम रिलीफ्स भी देती है कंप्लेनेंट को, जैसे कि ट्रांसफ़र कर सकती है वहाँ से, या फिर पेड लीव दे सकती है वहाँ से। तो इंक्वायरी कंप्लीट होने में अब 3 महीने का समय लगता है। विद इन 90 डेज इंक्वायरी इज़ कंप्लीटेड बाय द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, और इंक्वायरी कंप्लीट होने के 10 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करके होके और एम्प्लॉयर के पास जाती है। एम्प्लॉयर के पास जब रिपोर्ट जाती है, उसमें अगर एलिगेशन प्रूव हो जाता है तो एक्शन लिया जाता है उस पर्सन के खिलाफ फॉर द मिसकंडक्ट अकॉर्डिंग टू द सर्विस रूल्स ऑफ द कंपनी। और अगर एलिगेशन प्रूव नहीं होते हैं तो या तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, या फिर एक्शन फॉर मिसकंडक्ट अगेंस्ट कंप्लेनेंट भी लिया जा सकता है। जो शिकायत करता है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो किसी भी तरह के एक्शन के अगेंस्ट अपील का भी प्रोविज़न है इस एक्ट में। तो ये है ब्रीफ प्रोसीजर इस एक्ट का जो है शिकायत करने का। दिस इज डिटेल ऑफ द पोश एक्ट। As you can see, there are 8 chapters and total 30 sections. Chapter 1 Preliminary, Chapter 2 Constitution of Internal Complaint Committee, Chapter 3 Constitution of Local Complaint Committee, Chapter 4 is about complaint, Chapter 5 is about inquiry into complaint, and Chapter 6 is about duties of employer. Chapter 7 is about duties and powers of district officer, and Chapter 8 is about miscellaneous. This I am scrolling the detail of the act. If any student want to read the detail of any section, फर्स्टली मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्क्रॉल कर रही हूँ इस एक्ट की डिटेल, उसके बाद हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। दिस इज चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जिसमें टाइटल के बारे में है, डेफिनेशंस दी हुई हैं और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया हुआ है। दिस इज चैप्टर 2 which is about constitution of internal complaint committee, chapter 3 which is about constitution of local complaint committee, chapter 5 how complaint is made, जिसमें 9th section में कंप्लेंट किस तरह से देनी है इसके बारे में बताया है। 10th सेक्शन कॉन्सिलेशन की जो समझौते की कोशिश की जाती है। 11th सेक्शन इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, इंक्वायरी होगी। चैप्टर 5 इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट के बारे में है, जिसमें इंक्वायरी रिपोर्ट्स के बारे में और पनिशमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। चैप्टर 6 इज़ अबाउट ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर्स, कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या है, जैसे सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट देना,
और कॉन्स्पिशियस प्लेस कोई भी है तो उसको डिस्प्ले करना, एक्सेट्रा। चैप्टर 7 ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बारे में बताया हुआ है। चैप्टर 6 is about some miscellaneous sections like section 21 committee to submit annual report, chapter 24 section 22 employer to include information of annual report, chapter 20 section 23 appropriate government to monitor implementation and maintain data, section 24 appropriate government to take measures, 25 powers to call for information and inspection of records, 26 penalty for non-compliance of provisions, and 27 cognizance of offence by courts, 28 act not derogation of any law, and 29 power of appropriate government to make rules, and section 30 is about power to remove difficulties. So this is the detail of the POSH Act in English medium. This is detail for Hindi medium students. Chapter 5 This is all about the POSH Act. Thank you.